हेलो स्टूडेंट्स, आपको जैसा पता है कि हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्यूशन चैप्टर की प्रॉब्लम क्लास लेके आए हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्लास के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स नहीं हैं उनकी भी बात करेंगे। मतलब हर एक टाइप्स के क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, ज़्यादातर हम जी के से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि क्या है कि इसमें बोर्ड के पेपर के अंदर एक पैटर्न आता है, उसमें लिखा होता है 16%, 12% ज्ञान बोध प्रश्न। जो क्या होता है कि वो टॉपिक तो बुक का होता है लेकिन उसको दैनिक जीवन में अप्लाई किया हुआ होता है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जल में चीनी या नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा, या हम सीधा सा पूछ लेते बढ़ जाता है क्यों। ठीक है, तो जल के अंदर हम चीनी या नमक मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? देखिए, जल एक वाष्पशील विलायक है, ये हम जानते हैं। जब हम जल में चीनी या नमक मिलाएंगे तो वो कुछ पार्ट नमक या चीनी का जो है वो उसको परत के रूप में ढक लेगा, तो इसकी जो वाष्प है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। वाष्प कम होगी तो ये वाष्पशील पदार्थ है, इसका क्वथनांक बढ़ेगा, जिससे कि सतह पर जो वाष्प दाब लगेगा वो बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जब हम जल के अंदर नमक या चीनी मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि नमक व चीनी का कुछ अंश जो है उसको परत के रूप में ढक लेता है और इस कारण से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। वाष्प दाब सतह ढकेंगे तो सतह पर अणुओं का जो दाब लगेगा वो क्या कम हो जाएगा, इसलिए उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है अपना, समझना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, प्रेशर कुकर में पानी देर से उबलता है। सब दैनिक जीवन के क्वेश्चन है जो आप यूज में लेते हो। प्रेशर कुकर हम यूज में लेते हैं दाल बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे पास, प्रेशर कुकर में पानी देर से उबलता है पर दाल जल्दी गल जाती है, क्यों? ठीक है, आपने देखा होगा हम 99% गैस के अंदर प्रेशर कुकर का ही उपयोग में लेते हैं, और आपने ये बहुत सारी चीज़ें भी देखी होगी कि जैसे सतह से ऊपर जाते हैं, वहाँ से भी रिलेटेड है। सतह से ऊपर जाते हैं तो जो वायु का दाब है वो कम होने लगता है। तो पर्वतारोही जो हैं, जो पर्वतों पे रहते हैं या चढ़ते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे एनोक्सिया बोलते हैं। गहराई में जाते हैं तो वो अलग कंडीशन है ना। तो सुनिए क्वेश्चन को, प्रेशर कुकर में पानी देर से उबलता है और दाल जल्दी गल जाती है, क्यों? ठीक है, आंसर देखो इसका कि प्रेशर कुकर में दाब अधिक होता है, सीटी आती है ना। प्रेशर कुकर में दाब अधिक होने के कारण पानी का वाष्प दाब देर में बाह्य दाब के बराबर होता है और अधिक दाब पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो पानी का क्वथनांक बढ़ेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होगा, तो उस ताप पर जो दाल है वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि उस पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होता है। और आपको पता है हम क्वथनांक किसे कहते हैं कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रेशर कुकर के अंदर बाह्य दाब और आंतरिक दाब दोनों में भिन्नता होती है इस कारण से। ठीक है, नहीं उबल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोगों के लिए है और बहुत अच्छा भी है। क्वेश्चन है मेरे पास कि क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। निम्न तत्वों के क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम है C6H12O6, सब जानते हैं बेटा, ये ग्लूकोज है। दूसरा है मेरे पास लिथियम क्लोराइड है। ठीक है, तीसरा मेरे पास है सोडियम का सल्फेट है, और चौथा मेरे पास है K4FeCN6। ठीक है, ये चार मेरे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चार मेरे पास यौगिक है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम, किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। मैं इसे देता हूं नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। ठीक है, अब देखिए, क्वथनांक एक अणु संख्या गुणधर्म है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा ना। क्वथनांक एक अणु संख्या गुणधर्म है, अर्थात ये विलेय के अणुओं की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपने देख रहा होगा सबकी संख्या एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टूटेंगे, वियोजित होंगे या अवियोजित रहेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले इस ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज एक कार्बनिक पदार्थ है जो विलयन में अवियोजित रहता है, मतलब इसके मोलों की संख्या एक ही होगी बेटा। ठीक है,
दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लिथियम क्लोराइड की, लिथियम क्लोराइड एक आयनिक पदार्थ है, तो ये टूटेगा तो एक लिथियम का आयन बनाएगा, एक क्लोरीन का, मतलब दो कण बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो तीसरा है सोडियम का सल्फेट, और अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये 2 धन आयन और 1 सल्फेट का आयन बनाएंगे, मतलब 3 कण बनाएंगे, है ना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ चौथे की बात करूंगा, ये चौथा है, ये पोटेशियम हेक्सासाइनाइड, ये फेरिसाइनाइड बोलते हैं अपन इसको। तो अगर मैं इसका आयनाइजेशन करूंगा तो 4 तो पोटेशियम और 1 ये संकुल आयन बनाएगा बेटा, ठीक है। तो कितने आयन्स होंगे, कितने कण होंगे, 5 होंगे। और मैंने अभी भी आपको कहा था कि क्वेथनांक उन्नयन एक अणु संख्या गुणधर्म है जो विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जिसके कण ज्यादा होंगे, ठीक है, जिसके कण ज्यादा होंगे, ओके, वो उसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेथनांक किसका होगा, मैं यहाँ पे क्रम लिख देता हूं, आपको यहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे इसका क्रम लिख देता हूं। सबसे ज्यादा होगा K4FeCN6 का होगा, ठीक है। उससे कम होगा सोडियम के सल्फेट का होगा बेटा, इससे कम होगा लिथियम क्लोराइड का, और सबसे कम होगा किसका, ग्लूकोज का, क्योंकि जिसके कणों की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, उसका ही क्वेथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मैं इसमें इसको उल्टा मैं लिख देता हूं, मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि हिमांक अवनमन का बढ़ता हुआ क्रम होगा, ठीक है। तो हिमांक अवनमन में भी क्या है, एक अणु संख्या गुणधर्म है, वो इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें वो कणों की संख्या बढ़ने पर हिमांक घटता है। आ रही ना बात समझ में आपको, हिमांक अवनमन उसमें कमी होती है और इसमें क्या होगा, वृद्धि होगी। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये ग्लूकोज, लिथियम क्लोराइड, सोडियम का सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को। चलो जी, अब हम थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं आप लोगों से, आपको और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पे इसके बाद कुछ आगे की वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है यही वाला कि जल के क्वेथनांक में उन्नयन निम्नलिखित 2 स्थितियों में भिन्न क्यों होते हैं। देखो, 2 स्थितियों में भिन्न क्यों होते हैं, 2 स्थितियां दे रखी हैं आप लोगों को। क्वेथनांक उन्नयन निम्न 2 स्थितियों में भिन्न क्यों होते हैं, ठीक है, समझना बेटा। पहली जो स्थिति दी हुई है मुझे यहाँ पे, वो है 0.1 मोलल, क्या दिया हुआ है, केसीएल विलयन, ठीक है। और दूसरी स्थिति मुझे दी हुई है 0.1 मोलल यूरिया। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, दोनों का क्वेथनांक उन्नयन अलग अलग क्यों है। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि क्वेथनांक उन्नयन एक अणु संख्या गुणधर्म है जो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। अब देखिए, अब KCl को अगर आप डिसॉल्व करोगे तो ये 2 आयनों में टूटेगा। और यूरिया क्या है बेटा, यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थ का आयनन नहीं होता है, ये एक अणु के रूप में रहेगा। तो दोनों का, उसमें 2 अणु का क्वेथनांक होगा, इसमें 1 अणु का क्वेथनांक होगा, इसलिए यहाँ पे क्वेथनांक जो है वो KCl का ज्यादा होगा, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। चलो जी, और भी यहाँ पे दिया हुआ है, उससे रिलेटेड भी आप चीज़ समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। निम्नलिखित विलयनों में से किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों होगा। कुछ विलयन दिए हुए हैं जिनकी सांद्रता इक्वल है। मैं समझता हूँ कि ये तो अब खुद भी आप कर सकते हो, है ना, कि किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों होगा। तो पहला दिया हुआ इसमें 0.1 मोल या 0.1 मोल दिया हुआ है इसमें बेटा हमें यहाँ पे यूरिया, ठीक है। चलो जी, दूसरा दिया हुआ है 0.1 मोलल, ठीक है, NaCl का विलयन। तीसरा दिया हुआ है 0.1 मोलल K2SO4 का विलयन। और चौथा दिया हुआ है मुझे 0.1 मोलल एल्यूमिनियम सल्फेट का विलयन। तो ये पूछ रहा है हमसे कि किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों होगा। तो भी मैं समझता हूँ शायद इस चीज़ के अंदर तो आप भी जान गए होंगे कि जिसके आयनों की संख्या ज़्यादा होगी या जिसके कणों की संख्या ज़्यादा होगी उसका ही परासरण दाब ज़्यादा होगा, क्योंकि यह एक अणु संख्या गुणधर्म है। तो यूरिया का अपघटन नहीं होता है, 1 की मोल बनाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, NaCl 2 आयनों में टूटेगा, Na+ और Cl-, तो ये 2 कण माने जाएंगे।
पोटेशियम सल्फेट में 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, 3 कण होंगे। Al2SO4 में 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, मतलब 5 कण होंगे। तो यहाँ पे किसका परासरण दाब ज़्यादा होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का। क्यों होगा? क्योंकि परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है जो विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, इस कारण से। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो जी, अब और भी हम यहाँ पे आप लोगों से बात करेंगे। बैंड्स क्या होते हैं? बैंड्स आप जानते हो, समुद्री गोताखोर जब गहराई में जाते हैं तो उनमें परासरण दाब बनने के कारण लंग्स में या ब्लड में अधिक गैस या वायु जाती है। जब वापस सतह पर आते हैं तो वही गैस उतनी तेज़ी से बाहर निकलती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा? उस कंडीशन में उनकी बॉडी के अंदर जो है वो उसमें केशिकाओं में बबल्स बन जाते हैं, जिन्हें हम बैंड्स बोलते हैं, और जिनको ऑपरेशन द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है बेटा, चलो जी। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको नहीं आती होगी। और देखिए, आप सुनिए कि पानी में डालने पर किशमिश फूल जाती है, जबकि चीनी के सांद्र विलयन में डालने पर वो सिकुड़ जाती है। वही परासरण की घटना है। पानी के अंदर डालते हैं तो किशमिश के अंदर जो विलयन है उसकी सांद्रता अधिक होगी, पानी की कम होगी, परासरण की घटना होगी। पानी और किशमिश की जो झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करेगी, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, मतलब पानी जो है वो किशमिश में के अंदर प्रवेश करेगा तो वो स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी। अब उल्टा कर दीजिए, उसको उठाकर आप डाल दीजिए किसके अंदर? आपने उसको उठाया और उठाकर आपने उसको डाल दिया चीनी या नमक के घोल में। अब चीनी या नमक के घोल की सांद्रता ज़्यादा है, अंदर जो किशमिश है उसकी सांद्रता क्या है बेटा? कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में उल्टी प्रक्रिया होगी। उल्टी प्रक्रिया के तहत क्या होगा बेटा? वो जो किशमिश का जो विलयन है वो निकल कर बाहर आएगा और वो सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सूख जाएगी। ठीक है बच्चा, चलो जी। और भी मेरे पास बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ आप लोगों को, है ना? ठीक है, 1 मिनट। चलो बेटा, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे का जो न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं, है ना? अब उस न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं आपसे। ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप भी निकालना। अभी जैसे पिछली बार आपकी प्रॉब्लम क्लास लगी थी उसी तरह मैं इसकी भी प्रॉब्लम क्लास आपकी यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे है 0.2 m, 0.02 मोल ग्लूकोज। ठीक है, 0.02 मोल ग्लूकोज विलयन बनाने के लिए 500 ml विलयन में 500 ml विलयन में कितने ग्राम ग्लूकोज घोलना पड़ेगा? ठीक है, कितने ग्राम ग्लूकोज घोलना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। 0.02 m ग्लूकोज 0.02 m ग्लूकोज विलयन बनाने के लिए 500 ml विलयन में कितने ग्राम ग्लूकोज घोलना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पे मोलरता दी हुई है। मोलरता है बेटा 0.02 m, है ना? हमें ग्लूकोज की मात्रा, मतलब हमें निकालना है यहाँ पे WB। ग्लूकोज का MB आपको याद होना चाहिए और इसकी आयतन दिया हुआ है 500 ml। ठीक है बेटा, सॉल्व कर सकते हैं हम इसको आराम से। ग्लूकोज C6H12O6 कितना होता है बेटा इसका अणुभार? मैंने आपको पहले भी समझाया था और पहले भी मैंने इसको बताया था। तो ग्लूकोज का अणुभार आप निकाल सकते हो। कार्बन 6 इसका होता है 6 हो गए, 12 छक्के 72, ठीक है, प्लस 12, और ये ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो 16 ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 6 करो आप, 16 इंटू 6, 36, 3, ये 96, और ये हो जाएगा इसका 96। देखिए 0, 1, 10, 18, 180 अणुभार होगा किसका भी हो बेटा? इसके ग्लूकोज का। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। अब आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो बेटा, आपके पास फॉर्मूला है ही सही मेरा। ठीक है, ये रहा M = WB MB इंटू VML इंटू 1000। ठीक है बेटा, हमें WB निकालना है तो क्या होगा बेटा? WB बराबर M इंटू MB इंटू VML अपॉन 1000। ठीक है, M 0.02 इंटू 180 इंटू 500 बटा 1000, 0 हटाओ, इंटू 100,
2 0 से 2 0 कैंसिल करो, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब ओके, अब इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लीजिए आप, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। तो अब देखो 2 को 5 से इंटू करो, 2 को 5 से इंटू करोगे 10 आ जाएगा। ये लो जी 10 हो गया, ठीक है। 10 होते ही अब क्या करना है, इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर आएगा 1.8 ग्राम, ठीक है। आंसर क्या अपना यहाँ पे इधर लिख देता हूँ 1.8 ग्राम ग्लूकोज। तो इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास होंगे जिसको कि हम बड़े ही आराम से, बड़े ही इत्मीनान से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इसके अलावा सॉल्यूशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है किसी प्रकार की, तो भी आप सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ लास्ट वाला, ठीक है, फिर मैं इसको आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है कि जल का आपेक्षिक घनत्व, जल का मुझे दिया हुआ है जल का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, जल का आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, वो है 1, ठीक है। अतः शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है बेटा, है ना, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोलरता ज्ञात कर लेते हैं शुद्ध जल की, ठीक है। चलो जी, तो पहले तो हम यहाँ पे शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करते हैं। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर, है ना, मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार, ठीक है। तो भाई हम जानते हैं, क्या जानते हैं, शुद्ध जल का भार हम लेते हैं यहाँ पे 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर। जल का भार आप जानते हो, जल का भार होता है 18। तो यहाँ पे मोललता या यहाँ पे मोलों की संख्या निकाल लो। मोलों की संख्या क्या आ जाएगी बेटा, 18 बटा भार बटा अणुभार 1000, तो ये आती है बेटा 55.5, ठीक है। अब मोललता निकालते हैं, ओके। अब हम इसकी यहाँ पे मोललता काउंट करते हैं। मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर, ठीक है, मोललता बराबर होता है बेटा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा आयतन, ठीक है। मोलों की संख्या दे दी आपको 5.5, आपने निकाली, आयतन 1 लीटर है तो मोललता 5.5, ठीक है ना, मोल प्रति लीटर हमारे पास आ चुकी है, जो कि आपके सामने है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आप लेके आओगे, ठीक है। आप चाहो तो मैं 1 और 2 और 10 और आपको करवा दूंगा, लेकिन जब प्रॉब्लम क्लास लगेगी तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा।